गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का यूनिट 2 अपना रनिंग पे था। 2 वीडियोस हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये लास्ट वीडियो है जिस पे हमको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। 2.4 पे है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन अपना चल रहा है। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। इन दिस बुक we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our Constitution is all about. We can do this in 2 ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our Constitution. But it is equally important to read what the Constitution says about its own philosophy. This is what the preamble of the Constitution does. Let us turn to these one by one. इस किताब में हम अलग अलग विषयों पर संविधान के प्रावधानों का चर्चा करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या कहता है, फिलॉसफी क्या कहती है। फिलॉसफी को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। ये काम हम 2 तरीके से करेंगे। अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने संविधान से जुड़ी चीज़ों के बारे में किस तरह से अपने विचार रखे हैं, किस तरह से इस बात को समझा है और समझाया है। और दूसरा कि हम संविधान के खुद की फ़िलॉसफी के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी प्रियम्बल, उसकी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि संविधान हमारा क्या कहता है और किस तरह का उसका बिहेवियर है। द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस। सम ऑफ यू मे हैव noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution, Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had split out what he wanted the Constitution to do. आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के फॉलोअर्स थे। 1931 में अपनी मैगज़ीन में, जिनकी मैगज़ीन थी महात्मा गांधी की यंग इंडिया, उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. मैं भारत के लिए ऐसा संविधान देखना चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करा सके। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, हायर क्लास और लोअर क्लास न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे ईमानदारी से अपने सभी का सहयोग करते हुए रहें। ऐसे भारत में छुआछूत और शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। वुमेन्स को भी अपना पूरा अधिकार मिले, वो भी औरों के साथ कंधे से कंधा मिला के बराबर इस समाज में आगे बढ़ सकें। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। The dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed.
He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech of the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता इनइक्वालिटी कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए को की आलोचना की थी। संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट रूप से रखा था। ये जो लिखा गया है ये डॉक्टर अंबेडकर का स्पीच का एक हिस्सा है, इसको हम देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विधानसभाओं में से विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट का अपना समान महत्व होगा, उस सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15 August 1947. इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation for India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble to the Constitution. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा उसे इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल को हम प्रस्तावना कहते हैं। जो अपना संविधान का आधार है वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं, सारे आर्टिकल्स इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। ये आपका ये प्रस्तावना है। हमारे संविधान की शुरुआत होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग, इस चीज़ से शुरुआत होती है। लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन very carefully and understand the meaning of each of its keywords. The preamble of the Constitution reads like a poem on democracy. It contains the philosophy on which the entire Constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of our Indian Constitution. प्रियम्बल को हमारे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया के साथ में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो मतलब है वो उसका मतलब ये है कि जो लोग संविधान सभा में थे
वो इलेक्ट होके संविधान सभा में पहुंचे थे, कुछ लोग इलेक्ट होके पहुंचे थे, कुछ लोग को फिर भी वहाँ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो जैसे आपका एक लोकल सांसद होता है, वो आपके वोट से जीत के पहुंचता है दिल्ली की पार्लियामेंट पे, तो वो आपका प्रतिनिधित्व करता है। वो आप एक हिसाब से ये माना जाता है कि आपने उसे वोट करके वहाँ भेजा है, तो उसकी कही गई जो भी बातें होंगी वो आपके अकॉर्डिंग कही गई बातें हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो रोल है कि जो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ये संविधान बनाया है, ना कि किसी राजा या किसी बाहरी व्यक्ति ने बनाया है, ऐसा कहने का मतलब है। सोवरेनिटी का मतलब है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको सोवरेनिटी को हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। प्रभुत्व संपन्न का सीधा मतलब है कि हमारे देश में होने वाली हर एक घटनाओं का निर्णय सिर्फ हम ही लोग ले सकते हैं, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह से आपके घर में, सभी के घर में एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपके घर में रहने वाले अगर 5 लोग हैं, तो उसका डिसीजन लेने की जो पावर है, वो सिर्फ आपके घर वालों के पास में ही है। उसका डिसीजन कोई और आके नहीं लेता है। आपके घर के ऊपर आपके फैमिली के ऊपर किसी और की मनमानी नहीं चलती है, किसी और का इंटरफेरेंस आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी तरह से अपने देश में है जो सोवरेनिटी वाला सीन है, उसमें जो प्रभुत्व संपन्न वाला सीन है, इसमें कहने का मतलब ये है कि इस देश में होने वाली हर एक घटना, हर एक निर्णय इस देश के लोग ही लेंगे, इस देश की सरकार ही लेगी। यहाँ पे किसी दूसरे देश का इंटरफेरेंस हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। Government should regulate the ownership of land and industry to reduce social economic inequalities. समाज में संपदा सामाजिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और इंडस्ट्रीज की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो सके, सभी को बराबर मौका मिल सके। कोई ये ना कह सके कि ये कंपनी खोलने के लिए हमें मौका नहीं दिया गया है और किसी और स्पेशलिस्ट व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है। तो सभी को बराबर मौके मिलें और इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे नहीं बनी होनी चाहिए। सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए कि वो किसी प्रकार का बिजनेस और अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कर सके। सेकुलर के बारे में हम जान ही चुके हैं। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन but there is no official religion. Government treats all religion, beliefs and practices with equal respect. सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। मतलब एक स्टेट या एक देश के तौर पे उसका कोई धर्म नहीं होगा, कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। ऑफिशियली वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा एक देश। आप इस देश में रहते हुए किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए फ्री है और उसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप उसके लिए मंदिर मस्जिद की ओपनिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके वर्शिप कर सकते हैं, वहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं और आप इस चीज़ के लिए फ्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट सबको एक ही नज़रिए से देखेगी। गवर्नमेंट किसी के लिए ऐसा नहीं कहेगी कि आप इस रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं। ओके। Democratic, a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. Okay. डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, लोग अपने शासक का चुनाव स्वयं कर सकें और उसे अपने प्रति जवाबदेह बना सकें। ये सरकार के कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। कहने का मतलब है कि हम और आप सभी को बराबर अधिकार हो कि हम एक शासक बन भी सकते हैं और हम एक शासक को चुन भी सकते हैं। हमारे पास राइट्स होने चाहिए कि हम अपना शासक खुद चुन सकें और वो अकाउंटेबल हो हमारे प्रति, हम इसकी भी व्यवस्था कर सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट हेरिडिटरी पोजीशन।
रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, गणतंत्र या गणराज्य। कहने का मतलब है कि जो हमारे देश का सबसे प्रथम व्यक्ति है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द नेशन है, जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट है, तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो आनुवांशिक नहीं होना चाहिए, वो हमेशा चुना हुआ होना चाहिए। जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही इस देश का हेड बनने के लायक है, ना कि वो किसी राजवंश की तरह होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस देश में रिपब्लिक का मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि देश का हर वो नेता जो इस देश को चला रहा होता है उसका हर 5 साल में चुनाव होगा, और वो एक बार चुनाव में अगर खड़ा हुआ है और जीता है, और दोबारा अगर वो चुनाव में खड़ा हुआ है तो वो हार भी सकता है, जीत भी सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बाद नरेंद्र मोदी का लड़का प्रधानमंत्री की सीट संभालेगा। अगली लोकसभा में फिर से चुनाव होंगे, और जो भी एलिजिबल होगा, जो भी कैंडिडेट सुटेबल होगा इस देश के लिए, जिसकी बातें सुटेबल होंगी, वही जीतेगा। जस्टिस, citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, gender, social equalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. जस्टिस मतलब न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और जेंडर के बेसिस पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और गवर्नमेंट एक लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे काम करेगी, और जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनके पास बाकी लोगों की तरह सारी सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके लिए स्पेशली वो काम करेगी। ओके। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। देयर आर नो अनरीजनेबल restrictions on the citizens in what way they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को व्यक्त करें और अपने विचारों को किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। आप किसी भी प्रकार सोचें, आप उसके लिए फ्री हैं। आपके विचार कैसे हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। बस इलीगल नहीं होने चाहिए। अगर आपके इलीगल हैं तो आप जेल का रास्ता देखेंगे, लेकिन आपके विचार किस तरह से हैं, कितने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, कितने ज़्यादा मॉडरेट हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसके लिए फ्री हैं कि ऐसे विचार आप रख सकते हैं और ऐसे विचारों को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वलिटी, ऑल द इक्वल बिफोर द लॉ, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग एक हैं। कानून एक ही नज़रिए सबको देखता है, एक ही दृष्टिकोण से सभी को देखता है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। फ्रेटर्निटी, बंधुता, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न समझे, अपने से हीन नहीं समझे, और अपने से उसकी अवहेलना न करे। ठीक है, तो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की कुछ बातें हैं, और इन्हीं बातों पे पूरा जितने भी आर्टिकल्स हैं, तकरीबन 450 आर्टिकल्स हैं, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, और इन पे चेंज नहीं किया जा सकता है। ये इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की बनती है। ओके। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी एज वी नोटेड अबव। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट embodying these values into institutional arrangements. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and detailed document, therefore it needs to be amendment quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes
in society. They did not see it as a scared statics, the terrible law. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. संविधान सिर्फ मूल्यों और आदर्शों पर बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप से देने की कोशिश की गई है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकतर हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए हमें इसमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र और स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन हम कहते हैं। ओके, ये जो संविधान है ये हमेशा प्रैक्टिसेबल रहे, ये हमेशा सही तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करता रहे, हमारे मिरर के तौर पे काम करे, हमारे समाज के लिए एक बेहतर डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करे, बेहतर डिज़ाइन के तौर पे काम करे। इसके लिए इसमें ये जड़ नहीं है कि आप इस पर चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये इसको लचीला बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर समाज में कुछ बदलाव ऐसे आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर समाज में कोई बदलाव आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमको अपने कानूनों में बदलाव करना चाहिए, तो आप फ्री हैं, आप इसमें कानून में बदलाव कर सकते हैं, आप इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज. If you read the Constitution for the first time, it can be quite difficult to understand, yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country. It defines who will have how much powers to take which decisions, and it puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizens and cannot be violated. The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of the working of Indian Constitution. We shall look at some key constitutional provision in each chapter and understand how they work in democratic politics. But this textbook will not cover all the silent features of the institutional design in the Indian Constitution. Some other aspects will be covered in our textbook next year. संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसमें अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी पावर होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। इस बुक के जो आपके 3 चैप्टर्स हैं भारतीय संविधान के, इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। आपका हर एक चैप्टर में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किस तरह से ये वर्क करते हैं। लेकिन इस किताब में आपको पूरा सारे फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। आप अगले चैप्टर्स में भी या फिर अगले साल के 10th क्लास की बुक्स में आपने ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं और आने वाले टाइम पे हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।